हेलो, ये रेशियो एनालिसिस का हमारा चौथा क्लास है। इसके पहले हम लोग लीवरेज रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में समझ चुके हैं। आज जिस तरीके की रेशियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका वैल्यूएशन रेशियो। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी समझ गए, कंपनी कितनी साउंडली ऑपरेट कर रही है वो समझ गए, लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है वो समझ गए, मगर आप जानना तो चाहेंगे कि अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो प्राइस सही है या नहीं है। मतलब क्या है कि हम लोग चीज़ें खरीदना चाहते हैं, अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हैं, लेकिन अच्छी कीमत पे भी खरीदना चाहते हैं। यही है वैल्यूएशन रेशियो। इसलिए जब आप रेशियो एनालिसिस करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप वैल्यूएशन रेशियो के बारे में भी देखें, खास करके तब जब आपको पता चल जाए कि हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी में लिक्विडिटी या लीवरेज का कोई इशू नहीं है, और अब मैं मन बना चुका हूँ कि ये कंपनी मुझे खरीदनी है। तो उस प्रोसेस में आप वैल्यूएशन रेशियो देख सकते हैं। तो 3 तरीके के वैल्यूएशन रेशियोज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहला है पी। ये इसको रेशियो एनालिसिस में सबसे कॉमन रेशियो अगर मैं बोलूं तो पी रेशियो ही होगा, जो शायद हर व्यक्ति देखता है। दूसरा प्राइस टू बुक वैल्यू, और तीसरा प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो पहले की ये तीनों रेशियोज मैं आपको समझाऊं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। लेट्स से आपने एक कंपनी शुरू की, ये कंपनी में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब 3 महीने होते होते कंपनी ने 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट पोस्ट किया। मैंने आपको बोला कि मैं इस कंपनी में 5 लाख रुपए डाल के हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। अब 5 लाख हो या इवन 10 लाख हो या 12.5 लाख हो, किसी भी एक कीमत पे मैं आपको ये पैसा देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी में मुझे हिस्सेदार बना लें। मतलब आप अपनी कंपनी के शेयर्स मुझे इशू करें। सो अब कंपनी के पास कितना है? 10 लाख पहले से था, 2.5 लाख रुपए आपने और बना लिए, 3 महीने हो चुके हैं। समझिए आपकी कंपनी के अकाउंट में 12.5 लाख रुपए हैं, और यही आपकी कंपनी की फ़िलहाल जो आप वर्थ समझ सकते हैं वो है। वर्थ इन टर्म्स ऑफ कि क्या बचा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने आपको 12.5 लाख रुपए ही ऑफर किए, क्या आप मुझे इस कंपनी का 50% हिस्सेदार बनाएंगे? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 12.5 लाख रुपए तो आप अगर हर क्वार्टर बना रहे हो तो 4 क्वार्टर में एनीवे बना लोगे। उसके लिए अपनी कंपनी किसी और के हाथ में देने की क्या ज़रूरत है? 50% इक्विटी डाइल्यूट करने की क्या ज़रूरत है? दूसरा और भी तरीका है। क्या तरीका हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कि आप मान लो एक और, ये 10 लाख रुपए आपने यूज़ किए थे एक दुकान खोलने के लिए, एक और दूसरा यूनिट लगाना चाहते हो आप, इसलिए शायद आपको ये पैसे की ज़रूरत है जो मैं ऑफ़र कर रहा था। तो वो पैसा आप बैंक से भी जाके ले सकते हो सकता है आपकी लोन की एलिजिबिलिटी हो, वहाँ पे तो सिर्फ ब्याज ही देना पड़ेगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि कंपनी जो अभी अभी शुरू हुई है, आपकी खुद की कंपनी है, वो कंपनी भी आप सीधे सीधे इस तरीके से कि कितने रुपए मैंने लगाए, कितना प्रॉफिट मैंने बनाया, सिर्फ उसी को ध्यान में रख करके उस कंपनी के शेयर्स बेच के एक और पार्टनर लो, ये आप भी नहीं करेंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है शेयर मार्केट में भी। जब कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाती हैं तो वो अपने एक जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू तो उसे नहीं बोल सकते, रियल वैल्यू तो वही है जिस पे वो कंपनी ट्रेड कर रही है, बट एक वैल्यू है, जो वैल्यू मैंने अभी आपको समझाया 10 लाख और 2.5 लाख के एग्जांपल से कि 12.5। सो कुल मिलाकर के अगर ये कंपनी आपने अभी वाइंड अप कर दी होती तो क्या होता? यही होता, 12.5 लाख रुपए अकाउंट में होते। तो आप ये देख रहे हैं कि वो 12.5 लाख रुपए एक्चुअल वैल्यू आपकी कंपनी की नहीं है, क्योंकि उस वैल्यूएशन पे तो आप ये कंपनी नहीं बेचने वाले हो। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि 10% इक्विटी चाहिए मुझे सिर्फ, और आप मुझसे 1 करोड़ ले लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक कंपनी जो सिर्फ 10 लाख से शुरू हुई है, हर महीने
हर 3 महीने में 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रही है, मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बहुत ऊपर चली जाएगी। तो 10 करोड़ की वैल्यूएशन लगा दी मैंने, अगर मैं 10% शेयर आपसे मांग रहा हूं तो फिर शायद आप एक बार जरूर सोचोगे और बोलोगे ठीक है, मैं अपनी इस कंपनी को जो पूरे इंडिया में एक्सपैंड हो सकती है, फास्ट ट्रैक ग्रोथ के लिए मैं इसका 10% शेयर दे देता हूं। ठीक है, तो कितने गुने हो गए? 10 लाख रुपए से आपने अभी भी शुरू किया था, 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे पहुंच गया। कुल मिला के कंपनी के पास अभी भी क्या है? वही 12.5 लाख रुपए हैं, मगर ट्रेड कर रही है 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे। अब नंबर ऑफ शेयर से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि पर शेयर कितना है। आपने जितने भी शेयर बना रखे होंगे वो होगा। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि प्राइस ऑफ द शेयर हमेशा फ्यूचर के हिसाब से ट्रेड होता है। मतलब एक कंपनी फ्यूचर में कितना अच्छा या बुरा करने वाली है, उसके हिसाब से लोग मार्केट में उसकी कीमत लगाते हैं, और जो कीमत स्क्रीन पे दिख रही होती है वही कीमत उस शेयर की असली कीमत होती है। उसे ही हम रियल वैल्यूएशन बोल सकते हैं। अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या आप उस हाई वैल्यूएशन या लो वैल्यूएशन पे लेना चाहते हो या नहीं। सबसे अच्छा तरीका क्या है लेने का डिसीजन? कंपेयर करके आप उसी इंडस्ट्री में उसके दूसरे प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो कि वो कितने गुने पे उसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, तो ये तो वैल्यू मैंने आपको बता दिया। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है? ओके, एक कंपनी है जो 50 रुपए में उसका एक शेयर ट्रेड हो रहा है, सेल्स कितनी होती है? मान लीजिए कंपनी की वैल्यूएशन है 5,000 करोड़, सेल्स कितनी होती है? 1,000 करोड़। दूसरी कंपनी वो भी 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, सेल्स कितनी होती है? 3,000 करोड़। कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम इंडस्ट्री एक की दुगनी है, मगर उसकी सेल्स 3 गुनी है, मतलब 30% सेल्स हो रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, और यहाँ 20% हो रही है। तो आप क्या बता सकते हैं कौन सी कंपनी बेहतर है? अब इस केस में आप बोलेंगे कि जो कंपनी ज़्यादा सेल्स कर रही है परसेंटेज वाइज, आप शायद उसमें पैसा लगाना चाहेंगे। लेकिन यही चीज़ बदल जाएगी द मोमेंट मैं आपको बोलता हूँ ये 1,000 करोड़ की सेल्स कर रही है और 600 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, और दूसरी कंपनी 3,000 की सेल्स कर रही है मगर प्रॉफिट सिर्फ 300 करोड़ बना रही है। अब सडनली आपको क्या लगेगा कौन सी कंपनी अच्छी है? ऑब्वियसली वो कंपनी जो भले ही सेल्स तो 1,000 करोड़ का कर रही है मगर प्रॉफिट 600 करोड़ का बना रही है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग लेवल पे चीज़ें बदल जाएंगी, मगर आपको देखना सब कुछ पड़ेगा और रिलेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी। किसके बीच में? पीयर्स के बीच में। इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग रेशियोज बदल जाते हैं, उनकी वैल्यूज बदल जाती है, एवरेज रेशियो बदल जाता है। तो जरूरी ये है कि आप उसके पीयर्स के साथ देख के उसको कंपेयर करें और देखें कि आखिर में जो कंपनी के शेयर्स आप लेने जा रहे हो उस प्राइस पे, उस प्राइस के अगेंस्ट में कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है, साथ ही साथ उस कंपनी की वो जो लिक्विडेशन वैल्यू है वो कितनी है। तो ये 3 चीज़ों पे मैंने आपको इस एग्जाम्पल के दौरान गौर फरमाने के लिए बोला। अब वही तीनों चीज़ों को मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ और आपको एक एक करके बताता हूँ। उसके लिए आइए और देखते हैं तीनों रेशियोज। सबसे पहला रेशियो है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू कौन सा है? पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? पहले एग्जाम्पल में जब मैंने आपको बताया था कि 10 लाख आपने बनाया, 2.5 लाख का प्रॉफिट बनाया, और अभी के अभी अगर आप इस कंपनी को बंद कर देते हो, सारी चीज़ें जो आपने एसेट खरीदे थे, जो उधार लिए थे, जो खरीदे थे उन्हें बेच दिया, उधार लिया था वापस चुका दिया, तो कुल मिला के 12.5 लाख रुपए आपके पास बचते हैं। वो 12.5 लाख उस कंपनी की बुक वैल्यू कहलाएगी। अब मान लिया जाए 12.5 लाख शेयर्स थे, तो बुक वैल्यू पर शेयर 1 रुपया हो जाएगा। 12.5 लाख पूरे कंपनी का बुक वैल्यू था। अगर 12.5 लाख शेयर्स भी थे तो 1 रुपये हो जाएगा शेयर का प्राइस।
तो पूरी कंपनी के बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो उस कंपनी के हैं आपको बुक वैल्यू पर शेयर दे देगा। और जो अभी शेयर चल रहा है, जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, उसको अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राइस टू बुक वैल्यू मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं एक कंपनी लेता हूं इन्फोसिस। अब इन्फोसिस में मैंने बिल्कुल उसी तरीके से रेशियोज यहाँ पे लगाए हैं जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, सेम जैसे पिछले क्लास में आपको बताया था एडिट कॉलम करके। करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 गुना ज़्यादा महंगा रिलायंस का, टीसीएस का, इस केस में टीसीएस, हम लोग इन्फोसिस देख रहे थे। सो 9.80 गुना महंगा इन्फोसिस का शेयर है। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। अगर आज के डेट में इन्फोसिस ने सोचा कि मैं जितने प्रोजेक्ट्स हैं अब सब बंद कर देता हूँ, जो मेरे पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, इक्विटी कैपिटल पड़ी हुई है, बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, सब बेच देता हूँ, उधार तो ज़्यादा है नहीं आईटी कंपनीज के ऊपर, चुका देता हूँ, जो पैसे बचेंगे वो पैसे बराबर बराबर सारे शेयर होल्डर्स में बांट दूंगा। तो आपको पता है पर शेयर आपको कितने पैसे मिलेंगे? अभी अगर 1653 रुपये 168 रुपये, ये मैंने क्या निकाला पता है आपको? ये मैंने निकाला अभी इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है डिवाइडेड बाय जो उसकी करंट मार्केट प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू है। चूंकि 9.8 गुना ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब उसको अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो 168 रुपये के लगभग अभी इन्फोसिस की बुक वैल्यू है। पर शेयर आपको इन्फोसिस का 168 रुपया 60 पैसा मिलेगा, 67 पैसा मिलेगा अगर आप इसके शेयर होल्ड करते हो और कंपनी रातों रात इसको लिक्विडेट करना चाहती है। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो 3283 रुपये से अगर मैं 3283 डिवाइडेड बाई 14, 234 रुपये आपको मिलेंगे। 3283 रुपये के आप शेयर खरीदोगे, मगर अगर टीसीएस रातों रात खुद को लिक्विडेट करना चाहेगी तो आपको 234 रुपये मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसा है कि अभी मार्केट करीब करीब 10 गुना और 14 गुना इन्फोसिस और टीसीएस को उनके बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करा रही है। मेरे और आपके जैसे लोग ही ट्रेड कर रहे हैं, मतलब मार्केट इन्हें कई गुना ज़्यादा प्राइस इनके एक्चुअल बुक वैल्यू से देने को तैयार है। अब कितना गुना तक आप देने को तैयार हो, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला इंडस्ट्री एवरेज तो यहाँ पे नहीं है, मगर देखते हैं कि क्या इंडस्ट्री एवरेज करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू, इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू है। एक बार सेव कर लेते हैं। इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू 8 है, मतलब इन्फोसिस और टीसीएस अगर आप देखेंगे तो सबसे महंगे ट्रेड कर रहे हैं। अब महंगे ट्रेड कर रहे हैं इसका मतलब ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, और जो सस्ते ट्रेड कर रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सस्ता है। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ ऐसा है कि कई शेयर्स ऐसे होंगे जो अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बुक वैल्यू कंपनी की 100 रुपये है और वो ट्रेड 90 रुपये पे कर रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो 1 से भी नीचे आ गया। अब आप बोलेंगे तो बहुत सस्ता है, मैं इस कंपनी को उठा लेता हूँ और प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, तो आंसर है नहीं। कुछ न कुछ कारण ही होते हैं जिसके कारण शेयर प्राइसेस कम प्राइस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो चीज़ क्वालिटी चीज़ है वो हमेशा महंगी मिलेगी, क्योंकि सबको पता है वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी स्टॉक है, वो क्वालिटी कंपनी इतनी जल्दी बंद नहीं होगी, डिविडेंड देगी, शेयर बाय बैक करेगी, पुरानी कंपनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे लोग चलाते हैं, तो सस्ता तो नहीं मिलेगा, लेकिन और प्रॉफिट बनाती है क्वार्टर दर क्वार्टर। अब दूसरी तरफ एक कंपनी है जो अभी 100 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, कंपनी के बुक पे 20 करोड़ है,
मतलब 20 करोड़ अभी कंपनी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने लॉस कर दिया। अब आप फिर से समझने की एक बात कोशिश कीजिए, आपकी खुद की कंपनी है, आपके पास अभी 20 करोड़ पड़े हैं आपकी कंपनी अकाउंट में, मगर उसमें से इस साल 1 करोड़ का लॉस हो गया। क्या आप इमीडिएटली उस कंपनी को बंद कर देंगे और बोलेंगे कि चलो 19 करोड़ तो बचा हुआ है, ये मैं रख लेता हूं, मैं और नीचे नहीं जाने दूंगा? नहीं, कभी भी कोई भी बिजनेसमैन इस तरीके से अपना गिव अप नहीं करता है। क्या करता है वो अगले साल फिर ट्राई करता है, और उस ट्रायल के प्रोसेस में हो सकता है फिर से नुकसान हो, और आगे के साल में भी फिर से नुकसान हो। जब तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पूरे तरीके से बर्बाद नहीं हो जाती, वो फाइट मारते रहती हैं। चाहे वो एग्जाम्पल किंगफिशर एयरलाइंस का हो, या यूनिटेक जैसी कंपनियों का हो, या जेपी एसोसिएट जैसी कंपनियों का हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कंपनीज लॉस बना रही है या ट्रबल में है, वहाँ पे हो सकता है कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे भी ट्रेड कर रही हो, क्योंकि जो ओपन मार्केट में बाकी शेयर होल्डर्स का एंटिसिपेशन है वो यही है कि ये तो अब कंपनी गलत डायरेक्शन में जा चुकी है, निगेटिव कंपाउंडिंग होने वाली है इस कंपनी के ऊपर, और आज नहीं तो कल बंद होगी। आज अगर ये 90 पे ट्रेड कर रही है तो कल 50 भी जाएगी, और ऐसा देखा भी गया है और ऐसा होता भी है। तो जैसा मैं हर क्लास में आपको कुछ न कुछ कॉशन देता हूँ, कॉशियस करता हूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ से आगाह करना चाहूँगा कि आप जरूर देखें कि क्या आप बहुत महंगा तो नहीं खरीद रहे, मगर ये बिल्कुल मत देखें कि अगर बहुत सस्ता अवेलेबल है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। बोलने का क्या मतलब है मेरा, कि अगर इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू 8 है, तो आप जरूर देखें कि कहीं आप 24 गुना तो नहीं दे रहे किसी कंपनी को। हो सकता है आप बहुत महंगे पे खरीद रहे हो। दूसरी तरफ आप ये भी जरूर देखें कि कहीं सिर्फ इसलिए तो आप नहीं खरीद रहे क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू 1 या 1 से नीचे आ गई और आप उसे सस्ता समझ बैठे हो, क्योंकि आपको प्राइस टू बुक वैल्यू अभी समझ में आता है जहां पे आपको ये लगता है कि कंपनी अगर हायर ट्रेड कर रही है तो वो महंगी है। नहीं, दोनों तरफ से आपको सावधान रहना है, हमेशा हमेशा ऑप्टिमम बैलेंस की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये था आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। दूसरा पी रेशियो, जैसा मैंने आपको बोला सबसे फेमस रेशियो। तो पी समझने से पहले हम समझेंगे अर्निंग पर शेयर। हर कंपनी प्रॉफिट बना रही है, अब वो जो नेट प्रॉफिट बना रही है एक शेयर के ऊपर कितना बना रही है, इसे हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अभी किसी कंपनी में अगर 1 लाख शेयर्स हैं टोटल और उस कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्निंग पर शेयर इज 10 रुपीज। तो जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो अभी के शेयर प्राइस को अगर हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दें तो निकल के आता है। क्योंकि ईपीएस का अपने आप में कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है अर्निंग पर शेयर का, क्योंकि कोई कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स कम रख सकती है। अगर उनके नंबर ऑफ शेयर्स कम हैं, ठीक है, तो ईपीएस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो जाए। नंबर ऑफ शेयर बहुत है तो ईपीएस हो सकता है बहुत कम हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शेयर प्राइस के साथ हम ईपीएस को कंपेयर करके पी निकालें और फिर देखें कि कितनी महंगी या सस्ती कंपनी हम ले रहे हैं। मतलब पी रेशियो आपको ये बताता है कि आप 1 रुपया बनाने के लिए प्योर प्रॉफिट मार्केट कितना रुपए का भाव लगा रही है उस शेयर का। मतलब ईपीएस में आपने देखा कि हर एक शेयर पे कंपनी कितना पैसा बना रही है, तो पीई क्या बता दिया आपको, जैसे ही आपने शेयर प्राइस से ईपीएस को डिवाइड किया आपको उसने ये बता दिया कि अब 1 रुपया प्रॉफिट बनाने के लिए कंपनी कितने प्राइस पे ट्रेड कर रही है। ईपीएस 10 है, शेयर प्राइस 100 रुपये है, तो मैं क्या बोलूंगा, पर शेयर मैं 10 रुपये कमाता हूं और शेयर प्राइस मतलब 100 रुपया है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए मैं 100 रुपये का भाव लगा रहा हूं। ये आपको पी रेशियो दे दिया। तो अभी आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैंने अलग से आपको ईपीएस क्यों नहीं बताया। ईपीएस बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर है, नेट प्रॉफिट है, पर शेयर कितनी प्रॉफिट बन रही है,
वो आप EPS में बताते हैं, और जब PE से P निकालना होता है आपको, तो बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप उसको प्राइस से डिवाइड कर दें और आपको PE मिल जाए। तो जब PE आपको मिलेगा तो ये PE जितना ज़्यादा होगा, आप बोल सकते हैं कि कंपनी को उतना ज़्यादा भाव लगाया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल TCS और इन्फोसिस का अगर आप करेंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो अलग अलग दिखेगा, मगर PE अगर देखें तो लगभग एक जैसा ही दिखेगा। यहाँ पे आपको एक्चुअल डिसीजन लेना होगा, ना कि यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि दोनों अपने इंडस्ट्री से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही हैं, मतलब दोनों के शेयर्स की डिमांड कॉमन मार्केट में ज़्यादा है। तो ये आपका PE रेशियो है। PE रेशियो को लेकर कुछ सजेशन मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत हाई PE के स्टॉक्स ना खरीदें। नो डाउट आपको सबसे पहले विद इन इंडस्ट्री कंपैरिजन करना पड़ेगा, और आप करेंगे और आप देखेंगे, मगर कई बार मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर बहुत अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, आप वो PE को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, अभी जिस समय पे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ बुल मार्केट चल रहा है, चारों तरफ दिवाली मन रही है, शेयर प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, तो ये बहुत कॉमन लग रहा है 34-35 का PE होना। मेरे लिए कहीं ना कहीं 20 और 25 के बीच का PE अगर मिले तो वो शेयर्स काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मुझे दिखता है, मगर कोई गोल्डन रूल नहीं है उसका भी, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। तो एक तो ये है PE को लेके। अब कुछ कंपनियां हैं जहां पे आपको PE बहुत हाई दिखेंगी, लेकिन आपको इंडस्ट्री के साथ उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आप विद इन इंडस्ट्री देख करके लें। कई बार PE आपको बहुत कम लगेगा, मगर ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी 18 के PE पे ट्रेड कर रही है फार्मा सेक्टर की, और यहाँ पे ये 34 के PE पे ट्रेड कर रहा है IT सेक्टर में, तो आप वो 18 का PE को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये मैं सस्ते वैल्यूएशन पे खरीद रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फार्मा का अपना एक यार्डस्टिक होगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि उसका इंडस्ट्री PE क्या है। मैं आपको फटाफट दिखाता भी हूँ। जैसे यहाँ पे सन फार्मा का अगर हम देखें तो उसके इंडस्ट्री का PE अपने को मिल जाएगा। इंडस्ट्री PE सन फार्मा में भी 33 का ही है, मतलब फार्मा इंडस्ट्री में भी है। मैं बैंकिंग की तरफ जाता हूँ, ICICI बैंक 19 के PE पे ट्रेड कर रहा है, 20 के PE पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस इंडस्ट्री में कंपेयर कर रहे हो। इसी को अगर मैं देखूं प्राइस टू सेल्स रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। कई बार अर्निंग को लेके कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, तो कुछ लोग प्राइस टू सेल्स रेशियो पे भी ध्यान देते हैं। मतलब 1 रुपये की सेल्स के ऊपर मार्केट कितना भाव लगा रही है। अगर प्राइस टू सेल्स रेशियो 3 है, मतलब 1 रुपये के सेल्स के ऊपर कंपनी 3 रुपये की शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे सिर्फ अंतर इतना ही है कि यहाँ पे हम अर्निंग की बात कर रहे थे, प्रॉफिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे ओवरऑल सेल्स की बात कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में अगर सिंक्रोनाइजेशन है, मतलब ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें, अगर करेंट मार्केट प्राइस टू सेल्स, ये अगर आप देखें HDFC और ICICI बैंक का, तो लगभग सेम है। जैसे कि इंडस्ट्री PE उनका सेम है, जैसे उनका करेंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू सेम है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं इन्फी और TCS का देखूँ, तो वो भी आप देखेंगे कि करीब करेंट मार्केट प्राइस टू सेल्स लगभग रेशियो बराबर ही है। मतलब यहाँ पे ये है कि 1 रुपये की सेल्स करने के लिए 7 रुपये का शेयर प्राइस अभी मार्केट दे रहा है TCS को। जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है वो करीब उसके सेल्स से 7 गुना पे है। तो ये आपका प्राइस टू सेल्स रेशियो है। तीनों रेशियो मिला के देखें, साथ ही साथ ज़रूरी ये है कि आप पीछे के रेशियोज भी देखें। दूसरे जो 4 सेगमेंट मैंने आपको बताए हैं, उन सारे सेगमेंट के रेशियोज देखें। तो ये आपका वैल्यूएशन रेशियो था। PE रेशियो पे खास आपको ध्यान देना है। प्राइस टू बुक वैल्यू से बचना है आपको। बहुत सारे लोगों को मैंने ये क्लासिकल मिस्टेक करते हुए देखा, इसलिए इस क्लास में मैं पढ़ाने के अलावा आगाह भी कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी इस तरीके से शेयर्स मत उठाइएगा जहाँ पे आपको लगे कि बुक वैल्यू कंपनी की कम है शेयर प्राइस से और इसलिए आपको उठाना चाहिए। बहुत हो सकता है अंडर वैल्यूड हो,
लेकिन बहुत कम केसेस में आपको वो मिलेंगे और उसके लिए आपको थॉरो रिसर्च करनी पड़ेगी, आप ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये था आपका वैल्यूएशन रेशियो। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे चौथा रेशियो जो हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग रेशियो। ये भी बहुत ज़रूरी है, मगर शुरू के जो 3 रेशियोज़ आपको मैंने दिए, ज़्यादातर लोग इन 3 रेशियोज़ के ऊपर या वैल्यूएशन रेशियो, पीई रेशियो के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो पीई रेशियोज़ पूरे इंडस्ट्री का भी हो सकता है, पूरे हर शेयर का आपको दिखाया ही मैंने। तो ये आप एक मैट्रिक्स बनाइए जहाँ पे आप रेट कीजिए सारी कंपनीज़ को, ओवरऑल स्कोर बनाइए, फिर देखिए कि क्या सारे स्कोर्स पे सही उतर रही है, फिर उसको लेने का डिसीज़न, खरीदने का डिसीज़न लीजिए। यही अभी मैं बोलूँगा, ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो मैं आखिरी में करके भी दिखाऊंगा जब चारों कैटेगरी के रेशियोज़ कवर हो जाएंगे। मगर फ़िलहाल हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में। थैंक यू।